अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके सिलेक्शन की फाउंडेशन है। इसका कंटेंट दृष्टि आईएएस, खान सर एकेडमी और देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स के ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल से तैयार किया गया है। सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरा देखें। नमस्कार, चलिए आज समय में एक छलांग लगाते हैं सीधे उस दौर में जब भारत में पहली बार पत्थर के साथ धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताम्र पाषाण युग की। ये एक ऐसा चैप्टर है जो न सिर्फ हमारी सभ्यता की नींव को समझाता है, बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। तो बस शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये युग था क्या, फिर देखेंगे कि उस समय के लोग कैसे जीते थे, उनके औजार और बर्तन कैसे थे, और भारत में कहाँ-कहाँ ये संस्कृतियाँ फैली हुई थीं। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ताम्र पाषाण युग आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का एक बहुत जरूरी पुल है, एक ऐसा दौर जब सब कुछ बदल रहा था। जरा इस सवाल पर सोचिए, धातु के पहले इस्तेमाल ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया होगा? ये सिर्फ एक नया मटेरियल नहीं था, ये तो एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। इस युग की सबसे खास बात पता है क्या थी? इसका ड्यूअल नेचर, मतलब एक तरफ तो लोग पत्थर के औजारों को और भी बेहतर बना रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने तांबे जैसी एक बिल्कुल नई धातु का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। ये सचमुच में पत्थर और धातु का एक जबरदस्त संगम था। इसके नाम को ही देख लीजिए, शब्द है कैल्कोलिथिक। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, खाल्कोस मतलब तांबा और लिथोस मतलब पत्थर। तो सीधा सा मतलब हुआ तांबा पाषाण युग। ये नाम ही अपने आप में इस दौर की पूरी कहानी बयां कर देता है। अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर देखें तो ये युग बिल्कुल सही जगह फिट होता है। ये नव पाषाण युग जब खेती की शुरुआत हुई और कांस्य युग की महान हड़प्पा सभ्यता के बीच की एक बहुत ही अहम कड़ी है। इसका समय मोटे तौर पर 2500 से 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये युग था क्या, तो चलिए उस दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। इस दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि इन लोगों की रोज की जिंदगी कैसी थी और कैसे भारत के पहले गांव बसने शुरू हुए। जरा कल्पना कीजिए एक 3D एनिमेटेड गांव की। ताम्र पाषाण युग का जीवन पूरी तरह से ग्रामीण था, मतलब लोग पहली बार बड़े बसे हुए गांवों में एक साथ रह रहे थे, और इसी से एक नए सामाजिक ताने बाने का जन्म हो रहा था। इनकी जो इकोनॉमी थी वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था कृषि, जिसमें ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक इस्तेमाल करते थे, यानी जंगल जलाकर खेत बनाना। दूसरा था पशुपालन, जिसमें गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब थे। और तीसरा शिकार और मछली पकड़ना, ये भी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। और यहीं पर हमें समाज में ऊंच नीच की शुरुआत के पहले सबूत मिलते हैं। देखिए, जो मुखिया या सरदार थे वो रहते थे बड़े रेक्टेंगुलर यानी आयताकार घरों में, और जो आम लोग थे वो रहते थे छोटी गोल झोपड़ियों में। घरों का ये फर्क साफ साफ बताता है कि समाज में अब हैसियत का अंतर आने लगा था। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो ये लोग बनाते थे। हमारा तीसरा सेक्शन है इनके औजारों और मिट्टी के बर्तनों पर। इन्हीं चीज़ों से तो आर्कियोलॉजिस्ट इस पूरे दौर को पहचानते हैं। ये लोग सिर्फ धातु का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें महारत हासिल कर रहे थे। सोचिए, ये तांबे को गलाने की मुश्किल टेक्निक सीख रहे थे। और कमाल की बात यह है कि साथ ही साथ पत्थर के औजार बनाने की कला को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे थे। वाकई ये एक जबरदस्त डुअल एक्सपर्टीज थी। मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी अलग अलग कल्चर की पहचान करने में बहुत मदद करते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब काले और लाल बर्तन तो बहुत ही आम थे। खासकर उत्तर भारत में गेरुए रंग के बर्तन या ओसीपी इस युग की एक बड़ी पहचान है। और जो मालवा के बर्तन थे उन्हें तो अपनी कारीगरी के लिए सबसे बढ़िया माना जाता था। ये जो ओसीपी पॉटरी है ना, इसका एक सीधा कनेक्शन है ताम्रनिधि संस्कृति से। होता ये था कि आर्कियोलॉजिस्ट को जहां जहां ये ओसीपी बर्तन मिले वहां वहां अक्सर तांबे के औजारों का एक बहुत बड़ा खजाना भी मिला। है ना दिलचस्प? अच्छा, अब तक की बातें तो हो गई, अब एक मैप पर एक टूर हो जाए। इस चौथे हिस्से में हम भारत के नक्शे पर चलेंगे और देखेंगे कि ये ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहाँ कहाँ पनप रही थीं।
देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त का भारत कोई एक कल्चर नहीं था। ये तो अलग अलग रीजनल कल्चर्स का एक खूबसूरत मोज़ेक था और हर कल्चर की अपनी एक अलग पहचान थी। तो चलिए कुछ खास संस्कृतियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान। यहाँ थी आहार बनास संस्कृति। इसका नाम बनास नदी पर पड़ा है और इसके जो मेन साइट्स हैं वो हैं आहार और गिलुंद, जो इस इलाके में शुरुआती गांव के जीवन का सबूत देते हैं। अब राजस्थान से चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां मालवा संस्कृति का विकास हुआ। ये कल्चर खासकर नागदा और नवदा टोली जैसी जगहों पर अपनी बेहतरीन मिट्टी की कारीगरी के लिए मशहूर है। इनके बर्तनों को ताम्रपाषाण युग का सबसे शानदार सिरामिक माना जाता है। और आखिर में महाराष्ट्र की विशाल जोरवे संस्कृति। यहाँ दैमाबाद साइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक रथ, हाथी और गैंडे की शानदार कांस्य की मूर्तियां मिली हैं, जो ये दिखाती हैं कि ये लोग मेटल वर्क में कितने आगे थे। चलिए अब आते हैं हमारी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर एग्जाम के नजरिए से, एक क्विक फायर रिवीजन राउंड। ये टेबल एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इसमें नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के बीच के सारे मेन डिफरेंसेस साफ साफ दिए हैं, जैसे कि औजारों में तांबे का आना, इकोनॉमी का और फैलना, गांव का बड़ा होना और समाज में ऊंच नीच की शुरुआत। तो एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को एकदम रट लीजिए। पहला, ये मेटल यानी तांबे का इस्तेमाल करने वाला पहला दौर था। दूसरा, ये मुख्य रूप से गांव पर आधारित ग्रामीण समाज था। तीसरा, स्लैश एंड बर्न खेती होती थी। चौथा, घरों के डिजाइन से सामाजिक भेदभाव साफ दिखता है। पांचवां, आहार, मालवा और जोरवे, ये इसकी खास रीजनल कल्चर्स हैं। और छठा, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले और लाल बर्तन सबसे ज्यादा मशहूर थे। ये पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये एक लाइन इस पूरे युग की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताती है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल स्टेज नहीं था, बल्कि ये भारतीय सभ्यता का बीज था, जहां से वो क्षेत्रीय संस्कृतियां जन्मी, जिनकी गूंज हमें इतिहास में आगे भी सुनाई देती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ये जो ग्रामीण ताम्रपाषाण संस्कृतियां थीं, इनका अपने ही समय की शहरी हड़प्पा सभ्यता के साथ क्या रिश्ता था? क्या ये एक दूसरे से मिलते थे, व्यापार करते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारतीय इतिहास के अगले शानदार अध्याय की तरफ ले जाता है। हमारी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।